हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट, हमने पहले की वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली पढ़ा। अब हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve formation of the male and female gamete either by the same individual or by different individual of the opposite sex। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर दोनों गैमेट मिलके क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद फिर आगे क्या है, माइटोसिस के द्वारा एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट अगर ह्यूमंस में देखें तो हम वो क्या है, याद कीजिए, स्पर्म। एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम। ठीक है, तो इनका क्या होगा, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वह क्या है, बाय द सेम इंडिविजुअल। ये एक ही मतलब एक अकेला इंडिविजुअल भी दोनों गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर दो डिफरेंट इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे अर्थ फॉर्म हो गया, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में हो जाता है। और डिफरेंट में जैसे ह्यूमन में आप ले सकते हैं। ठीक है, these gamete fuse to form the zygote which developed to form the new organism। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। और जाइगोट से फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ एन इलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो होता है वह एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड काफ़ी स्लो प्रोसेस है अगर हम किससे कंपेयर करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्व्स। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो भी क्या है वहाँ पे इंडिविजुअल या जो भी नया वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन रहा था, ठीक है, या न्यू प्लांट जो भी बन रहा था, वो क्या था, अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से आइडेंटिकल था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, क्लोन कह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हम देखेंगे कि ये हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो अपने पेरेंट के पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें जेनेटिकली वेरिएशन होता है, क्योंकि ये सब मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। ठीक है, हमको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक गैमेट कहाँ से आ रहा है, मेल से, दूसरा कहाँ से आ रहा है, फीमेल से, और दोनों गैमेट फ्यूज़ होकर फिर नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो दोनों के मिलने की वजह से और मियोसिस की वजह से, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण होता यह है कि थोड़ा वेरिएशन वाला वहाँ पे नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। A study of diverse organisms, plant, animal, or fungi show the through they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। देखिए, होता क्या है कि अगर हम डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को अगर देखें, जैसे प्लांट, एनिमल एंड फंगी में, तो होता क्या है कि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी मतलब उनका बाहरी जो आकार होता है वो, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल उनका स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मतलब उनके कार्य की, इनमें काफ़ी क्या होता है, डिफरेंस वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि सरप्राइजली हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक इनमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में वो कौन से फीचर हैं जो कॉमन होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें मेनली क्या है, 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड है सेनेसेंट फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। सबसे पहले देखिए जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मैं रिपीट कर देता हूँ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब देखिए, जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज होता है
जो क्या है ऑर्गेनिज्म में उसके रिप्रोडक्टिव फेस, मतलब उसके बर्थ से लेके जो उसका रिप्रोडक्शन का टाइम है, ठीक है, ये बर्थ वाला टाइम हो गया और ये किसका टाइम हो गया, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो बर्थ से लेके उसके रिप्रोडक्शन के टाइम के बीच का जो फेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब वह फेस जो उसके रिप्रोडक्शन के ठीक पहले तक होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है, एंड ग्रोथ के बाद क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अगर अगर हम बात करें जुवेनाइल फेस की, तो जुवेनाइल फेस को ही इन प्लांट के केस में हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेस, मतलब जुवेनाइल फेस को ही हम प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेस बोलते हैं। वेजिटेटिव फेस आप या वेजिटेटिव वर्ड से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको समझ चुके हैं, ठीक है। वेजिटेटिव वर्ड मैंने प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। दिस फेस ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो जुवेनाइल फेस होता है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइम का हो सकता है या होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेस विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेस। अब देखिए कि जब क्या होता है, जुवेनाइल फेस या वेजिटेटिव फेस एक प्लांट में या एक ह्यूमन में जब एंड होता है तो एक नया फेस आ जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेस। मतलब जुवेनाइल फेस का एंड ही क्या है, रिप्रोडक्टिव फेस होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। कैन बी सीन इजली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। अब देखिए आपने प्लांट्स में फ्लावरिंग होते देखा होगा और आपने ये सोचा होगा या हो सकता है नहीं भी सोचा हो कि उसमें फ्लावरिंग जो होती है उसका कारण क्या है। देखिए होता यह है कि जुवेनाइल फेस वहाँ पे एंड होने के बाद प्लांट्स में क्या होता है कि एक न्यू फेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेस, और उनमें फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्लांट्स में फ्लावरिंग होना उसके रिप्रोडक्टिव फेस को इंडिकेट करता है, ठीक। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको खुद से देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स शो क्लियर एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define this phase। देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट में एनुअल एंड बाइनियल टाइप, मतलब एक जो प्लांट होते हैं वो एनुअल टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं वो क्या है, बाइनियल टाइप के होते हैं। एनुअल प्लांट वो वह प्लांट होते हैं जिनमें उनका बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में पूरा 1 ईयर का टाइम लगता है। जबकि बाइनियल में क्या होता है कि उनको बायोलॉजिकल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट में मतलब एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स में हम जो है, ठीक है, क्लियरली उनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव जो फेस है, मतलब वेजिटेटिव फेस, रिप्रोडक्टिव फेस एंड सेनेसेंट फेस, इन तीनों फेस को क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। बट एक न्यू टाइप का जो साइकिल है जिसको हम बोलेंगे पेरिनियल साइकिल, यह साइकिल जो होता है ये मोर देन 2 ईयर्स होता है, और ऐसे प्लांट्स में हम क्या है, इन तीनों फेज़ों को देखना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इनको इतना क्लियरली हम नहीं देख सकते। A few plant exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flowers only one in their lifetime। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 के प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया है देखिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्या है, फ्लावरिंग का अनयूजुअल फिनोमिना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री आप सभी जानते हैं, ठीक है। बैम्बू ट्री में होता यह है कि यह अपने लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है। जनरली यह 50 से 100 साल बाद फ्लावरिंग करता है, ठीक है। बैम्बू ट्री अपने लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार, अपने लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है, और यह लगभग हर 50 से 100 साल बाद होता है। जब यह फ्लावरिंग करता है तो लार्ज नंबर में फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस करता है, और फिर इसका क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। अनदर प्लांट, एक और एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है, याद रखना है, ये आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस गुंथियाना, या इसको हम नीला कुरंजी के नाम से जानते हैं। यह फ्लावर भी क्या है, 12 ईयर में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है। और यह जो फ्लावर है, इट मे बी, वुड यू नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर। अगर देखो यह प्लांट जो है सितंबर अक्टूबर 2006 में अगर लास्ट टाइम फ्लावरिंग किया था, तो अब यह मतलब कितना 12 ईयर बाद क्या होगा, फ्लावरिंग करे, मतलब जस्ट 12 ईयर बाद। ये भी एक अनयूजुअल फिनोमिना है।
और यह जो है केरल एंड कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और वहाँ क्या है, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज। दिस रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वह डिफरेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशन का हो सकता है, ठीक है। और ये जो जुवेनाइल फेज होता है इसमें हम पढ़ें कि ये मेनली क्या है, मेच्योरिटी को प्राप्त करने का फेज होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद वह एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करता है या एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करता है और रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अमंग एनिमल फॉर क्या है, एग्जाम्पल बर्ड डू दे ले एग्स ऑल क्या थ्रू दे ईयर और इट सेट सीजनल फिनोमिना। व्हाट अबाउट द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप बर्ड्स वगैरह में देखें कि वो एग ले करते हैं, तो क्या ये साल भर एग ले कर रहते हैं या एक सीजनल इनमें ऐसा होता है कि एक सीज़न विशेष में इनमें होता है कि पूरे साल भर इनमें एग ले होता है। और क्या जो फ्रॉग एंड लिजर्ड है उनमें भी क्या हमेशा ऐसे होते रहता है। तो इसका फिर आंसर खुद ही दिया है, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। देखिए होता क्या है कि जो बर्ड्स है एक सीजन में ही क्या करते हैं, एग ले करते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैपेसिटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब देखिए जो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड वगैरह को पाला जाता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक डे लाइट, ठीक है, डे लाइट और क्या है टेम्परेचर को एक सेटअप तैयार करके पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में किनको रखा जाता है, बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है। और उनमें कुछ क्या है इस टाइप के चेंजेस किए जाते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी जिनसे होते हैं। और वो साल भर, मतलब साल भर लगातार उनमें एग वगैरह लिया जाता है, मतलब वो एग ले करते जाते हैं। मतलब उनमें कुछ सीजनल वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर वो लगातार वो क्या है एग ले करते हैं। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। और इस टाइप का जो एग ले होता है वो रिप्रोडक्शन से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, बट इज कमर्शियल एक्सप्लोजन फॉर ह्यूमन। बट ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। द फीमेल Some placental mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो ऐसे फीमेल्स होते हैं जो प्लेजेंटल मेमल्स हैं, ठीक है। प्लेजेंटल मेमल्स मतलब क्या है, प्लेजेंटा के बारे में पता होगा कि प्लेजेंटा होता क्या है। तो ये क्या है, मदर एंड बेबी, जब क्या है जब एक मदर के यूट्रस में जब उसका बेबी पल रहा होता है उस टाइम पे दोनों के बीच में कनेक्शन कौन रखता है, प्लेजेंटा रखता है, ठीक है। तो ऐसे मैमल्स में क्या होता है कि साइक्लिक चेंज होता है। कब होता है ये साइक्लिक चेंज, एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, ठीक है। तो इनके ओवरी में साइक्लिक चेंज, ओवरी देखिए ओवरी क्या है, ओवरी ही वह जगह है या वह ऑर्गन है जहाँ से क्या होता है, हार्मोन्स वगैरह जो फीमेल हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं और इन्हीं से एसेसरी डक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। तो प्लेजेंटल मैमल्स में साइक्लिक चेंज होते हैं इनके ओवरी में, ठीक है, जिससे जो हार्मोनल का जो लेवल है वो कम ज़्यादा होता है, मतलब उनमें चेंजेस होते हैं उन, जिससे क्या होता है मेनली साइक्लिक चेंज होने से ये जो ऑस्ट्रस साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है उन मैमल्स में होता है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एट्सेट्रा, ठीक है। अब जो नॉन प्राइमेट है, ठीक है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग्स, इनमें क्या है ऑस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। सच साइकिल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। देखो ऑस्ट्रस साइकिल किन में होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है, जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया, इनमें क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन प्राइमेट में ऑस्ट्रस साइकिल होता है और जबकि प्राइमेट्स में कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी।
ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंट्रल साइकिल, ठीक है। ऑस्ट्रस साइकिल क्या है, मेनली नॉन प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस साइकिल, ये ऑस्ट्रस साइकिल होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो डॉग वगैरह है, ठीक है, या काऊ वगैरह है, ये क्या साल में, क्या पूरे टाइम ये कभी भी क्या है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, या क्या हमेशा बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? तो ऐसा इनमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल, क्योंकि इनमें सीजनल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका एग्जांपल ह्यूमन से आप ले सकते हैं। ह्यूमंस में क्या है कि ये साल के किसी भी मंथ में या पूरे साल में कभी भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इनमें? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ये सीजनल नहीं है, जबकि ऑस्ट्रल साइकिल सीजनल होता है, ठीक है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरेशन फेवरेबल सीजन, ठीक है, वही बात बता रहा है। इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जिनमें ऑस्ट्रल साइकिल होगा उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। मैनी अदर मैमल्स आर reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called कंटिन्यूस ब्रीडर। तो कंटिन्यूस ब्रीडर किनको बोलेंगे? जिनमें साल में पूरे साल कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, उनको हम किनको बोलेंगे? जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जैसे ह्यूमन से, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। अगर कोई ओल्ड हो रहा है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वह क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ओल्ड हो रहा है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव The end of reproductive phase can be considered as one of the पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंट फेज। देखिए अब क्या है, सबसे पहले हमने देखा क्या कि जुवेनाइल फेज आया, जुवेनाइल फेज के बाद कौन सा फेज आया, या इनको प्लांट में वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो अदर जो है वह कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज है। और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो अदर था वो कौन सा था, याद कीजिए, वो था आपका कौन सा, सेनेसेंट फेज। मतलब देखिए जुवेनाइल फेज का जो एंड है वो रिप्रोडक्टिव फेज के रूप में होता है, और रिप्रोडक्टिव फेज का एंड है अब वो क्या हो गया, सेनेसेंट फेज। मतलब सेनेसेंट फेज एक ऐसा फेज है जब क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कर सकती है, खो देती है या ख़त्म हो जाती है। मतलब उसने या उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ किसको दे दिया, अपने प्रोजनी को दे दिया। देयर आर कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। और सेनेसेंस फेज में क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आप समझते हैं ग्रुप ऑफ चेंजेस, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है, ये काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। और ये उसके लाइफ स्पेन का लास्ट टाइम होता है, इसके बाद उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। देखिए इन प्लांट और एनिमल दोनों में जो थ्री फेजेस होते हैं, ये तीनों फेज आने का कारण क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स में चेंजेस के कारण ही तीन डिफरेंट टाइप के फेजेस आते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटिव बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि जो हार्मोन्स है एंड इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड उनके जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में जो हार्मोन्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर है वही कंट्रोल करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को या रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।